हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो इडुटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट है ये, और ये प्रैक्टिस सेट आपका टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, जिसमें आज हम 8 नंबर प्रैक्टिस सेट को करेंगे और शाम में आप लोगों को 9 नंबर भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हमारा टारगेट है इसे 7 दिन के अंदर कंप्लीट करवा देना, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसे 7 दिन के अंदर ही समाप्त करवा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, इस बुक में थोड़ा सा इस बार क्या हुआ है, एक्चुअली बहुत सारा मिसप्रिंट है इसमें, तो आप लोग को अगर कहीं भी आंसर गलत लगता है, मैं वैसे इस सेट में ऐसा कर दी हूँ कि मुझे जो गलत लगा है मैं उसे सही कर दी हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को भी कहीं भी मिसप्रिंट दिखता है तो आप लोग उसे सही करके खुद पढ़ ले। सभी लोग यहाँ पे जो हैं कहीं ना कहीं अच्छे पढ़ाई करते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, सभी लोगों को ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग माइंड ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो समान वायुदाब वाले स्थान जोड़ने वाली रेखा को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है आइसोबार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महासागर में समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन कहते हैं। और समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। वही अगर समान तापमान वाले स्थान को अगर मिलाएं तो आइसोथर्म हो जाएगा, ठीक है। और समान धूप अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोहिल कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है ये आपका हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और विश्व की सबसे बड़े ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील है। और पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील तो वो कैसियन सागर झील है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और पूछे वनस्पति सर्वेक्षण विभाग तो ये कोलकाता में है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय महासागर और सूचना सेवा केंद्र, ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा। और कानपुर में राष्ट्रीय संकरा अनुसंधान है, संकरा अनुसंधान है कानपुर में। अगले देखिए, विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व प्राणी दिवस जो है ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसे सुमेलित देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दिया हुआ है सार्क का मुख्यालय ढाका, ये आपका सुमेलित नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा काठमांडू में है। कहाँ है सार्क का मुख्यालय, काठमांडू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ये जिनेवा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन है। एशियाई विकास बैंक मनीला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। पहले महारत्न कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इसे मिलान करना है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपका हो जाएगा 1964 में। उसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसका स्थापना हुआ था 1956 में। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1984 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। 3, 2, 4, 1। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो मुद्रास्फीति के संबंध में जो कथन आपका असत्य हो जाएगा, साख की मात्रा घट जाती है, ये कथन जो है आपका असत्य है। बाकी कीमत की वृद्धि होती है, मुद्रा का मिल गिर जाता है, इसमें ऋणी को लाभ होता है, ये तीनों आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो रोजगार की मात्रा जो है ये बाजार की मांग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा जो किया गया था वो 1948 में किया गया था, 6 अप्रैल 1948 को। कब, 6 अप्रैल 1948 को। और उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि विकास बैंक किसकी साख सुविधा प्रदान करती है। तो भूमि विकास बैंक
किसकी साख सुविधा प्रदान करती है? तो ये आपका हो जाएगा भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। अगला है 11 नंबर कि वैश्विक लॉन्गिंग अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक लॉन्गिंग अंतराल रिपोर्ट जो है ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है 12 नंबर 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? तो यह अप्रैल 2021 में प्रारंभ हुआ था। ये कथन आपका औसत्य है। देखिए एक्चुअली सर के हिसाब से आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन ये सही है क्योंकि इसमें शिक्षा के विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूली शिक्षा था, तो ये सही दिया हुआ है। बस इसका जो 2007 से 12 था इसका प्रारंभ वर्ष, ना कि 2001 था, तो आपका कथन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इस जीडीपी की औसत की वृद्धि दर 8.3 थी और इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूली शिक्षा थी। तो ये तीनों आपका सही है, ऑप्शन आपका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि औसत कथन पूछा जा रहा है। अगला देखिए, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। तो मुद्रा जो है क्योंकि वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, मुद्रा सभी प्रकार की परिसंपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति का अर्थ ये हुआ यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। अर्थशास्त्री का विचार है कि उस अवधि के राजस्व से अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से डैश का आंकड़ा मिलता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक लाभ को राजस्व और लागत के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले डायनेशियस, ये बिंदुसार हो जाएगा। डायमेकस हो जाएगा अशोक के शासक हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में और फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो यह इसमें जो असत्य कथन की पहचान करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश ऋषिपत्नम या सारनाथ, ऋषिपत्नम को ही सारनाथ के नाम से जानते हैं, तो उसमें दिया था। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी था। ये आपका असत्य कथन है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चरवादी थे और इसमें जो था आत्मा की परिकल्पना नहीं लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी और ये सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो भारत में सर्वप्रथम जो सोने के शुद्ध पूछे तो वो कुषाण के द्वारा, लेकिन सबसे पहले पूछ रहा है तो ये आपका हिंद यूनानी के द्वारा हो जाएगा। अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो अलाउद्दीन दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। सही है। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज 1/2 भाग थी। ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1336 ईस्वी को हुई थी और मुहतासबी एक राजस्व अधिकारी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य कथन वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मुहतासबी एवं नाजिर मूल नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिल्क। मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को सरयुगल या मदद या मास या मिल्क कहा जाता था। मदद ए मास या मिल्क कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। तो वो कौन से संत है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य स्वामी। कौन? चैतन्य स्वामी जो हैं इनका जन्म बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। बाकी रामानंद, तुलसीदास, रैदास सब यूपी से हैं। अगला है नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था कौन? नादिर शाह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापंगत सिद्धांत को लागू करने के कारण अधिक याद किया जाता है? तो डलहौजी। डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था और डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यापंगत सिद्धांत को लागू किया था।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है स्वराज पार्टी का स्थापना, ये लॉर्ड रीडिंग के शासन में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन ये जो हुआ था आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन ये लॉर्ड एलनबरो ने किया था। और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक अंकित होता है? तो ये गदर पार्टी। गदर पार्टी के अखबार गदर के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी का राज कच्चा चिट्ठा वाक अंतिम अंकित था। और गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जो है गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, 1 नवंबर 1913 को। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार आक्रमण से संबंधित था? तो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित इसमें जो थे वो आपके हो जाएंगे सूर्यसेन। इसमें जो 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर सूर्यसेन ने अपनी साथियों के साथ आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्ति एवं समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा औसत्य है? व्यक्ति और समाचार पत्रों का। तो इसमें जो औसत्य देखना है आपको, तो इसमें वीर राघवाचारी द हिंदू, नवीन चंद्र राय यह आपका ज्ञान प्रकाश सही है। उसके बाद दिया हुआ है नवीन चंद्र, ये गलत है, ये आपका औसत कथन है। नवीन चंद्र राय जो है ज्ञान प्रकाश ये नहीं होगा। नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी नामक समाचार, प्रकाश नहीं प्रदायिनी था, प्रदायिनी था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रामानंद चटर्जी मॉडर्न रिव्यू, बंगाल बाल गंगाधर तिलक केसरी, बाकी सभी सही है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो दिए थे वो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। और यह कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गुजरात के बारदोली में 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? तो क्योंकि सरकार के द्वारा कर में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो इसलिए कि सरकार ने क्या किया था कि कर में वृद्धि कर दिया था। संबंधीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून कहाँ भंग किया था? तो संबंधीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक कानून को दांडी में भंग किया था। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सार्थकों के साथ अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी हेतु प्रस्थान किए थे। और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को भंग किया था। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो वह प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से बात करें तो वो प्रायद्वीपीय पठार के समान है। यहाँ गारो पहाड़ी के ढलानों पर संतरे की खेती की जाती है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है ये आपका हो जाएगा राकापोशी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दिया है कि लक्षद्वीप में सदाहरित वन पाए जाते हैं, गोदावरी डेल्टा में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, जेनफिर नामक वृक्ष अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है और नीलगिरी की पहाड़ी पर साल वृक्षों की बहुलता देखने को मिलती है। तो ये कथन जो है आपका औसत है। नीलगिरी की पहाड़ी में अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, न कि साल वृक्ष। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ है और राज एक तरफ दिया हुआ, इसे मिलान करना है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। घाना पक्षी विहार ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। दांजीगम राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। और नागल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। तो ऑप्शन आपका सबसे पहले एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कांग साबती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कांग साबती परियोजना जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? स्थित है। और कांग साबती परियोजना फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। फरक्का भी पश्चिम बंगाल का ही है। अगला है डल्ली तथा राजहरा किस खनिज की महत्वपूर्ण खदानें हैं? तो डल्ली और राजहरा जो है ये लौह अयस्क की खदान है जो छत्तीसगढ़ स्थित
बेलाडिला, डल्ली और राजहंस के खदानें लौह की महत्वपूर्ण खदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है, सही है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में, सही है। केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम, ये जो है ना आपका सही नहीं है। केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र ये आपका रांची में स्थित है, ना कि असम में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, सभी सही है ऑप्शन सी को छोड़ के। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है, तो वो 17.7% हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु विख्यात है? तो रेशम उत्पादन हेतु विख्यात जो बिहार का जिला है वो है भागलपुर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करें। 40 नंबर, तो इसमें दिया हुआ है कि हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे स्थित है, सही है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। होली लैंड रोम को कहा जाता है। होली लैंड यरूशलेम को कहा जाता है। किसको? यरूशलेम को। तो ये आपका औसत कथन देखना है तो सी हो जाएगा। ग्रेट कैनियन अमेरिका में स्थित है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक विज्ञान शाखा दिया हुआ है और संबंधित अध्ययन दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, पीसी कल्चर आपका हो जाएगा मत्स्य पालन से, और एंथोलॉजी ये हो जाएगा पुष्प के अध्ययन से, और ऑर्निथोलॉजी ये हो जाएगा आपका पक्षियों के अध्ययन से। सॉरी एक मिनट। एपी कल्चर आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर आपका हो जाएगा मत्स्य पालन, एंथ्रोलॉजी आपका हो जाएगा पुष्प का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला देखिए कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर आपका इसका भी बता ही दिए हैं। कितना परसेंट होता है ये भी बता देते हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कितना परसेंट हो जाता है? तो ऑक्सीजन जो है वो 76% होता है, और कार्बन आपका 10.5% होता है, और 10% आपका हाइड्रोजन होता है, और 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद् विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो जैविक उद् विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा वो आपका ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल जो है जैविक उद् विकास के सिद्धांत से नहीं, इन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लाइकेन के संबंध में दिया है कि लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है, सही है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेटस ने किया था, सही है। लाइकेन जो है प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लेबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। रोशेरा लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, ये भी सही है। पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? तो पुष्प में नर जनन अंग पुमंग होता है, ऑप्शन नंबर डी। और अर्जायांग जो होता है वो मादा में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग का कोई एंटीजन नहीं होता है? तो ओ का नहीं होता है कोई एंटीजन, और ए में एंटीजन होता है ए, रक्त बी में एंटीजन बी होता है, और रक्त ए बी में ए और बी दोनों होता है। और रक्त का खोज किसने किया था? तो 1900 ईस्वी में कार्ल स्लाइस्टीन ने किया था। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का सेरिबलम जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाइपोथैलेमस, अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब चीज़ को नियंत्रण करता है, ठीक है। जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह एक हो जाएगा आपका एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। एजोला एक तैरती हुई जलीय फर्ण है जो शैवालों से मिलती जुलती है, और यह जो एक जैव उर्वरक है जो धान की उपज को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। देखिए इसका भी आंसर सर ने गलत दिया है। इसका सर ने आंसर दिया है स्कर्बिक। कितना गलत आंसर दिए हैं इसमें।
तो इसके हिसाब सर के हिसाब से ऑप्शन सी है, बट राइट आंसर इसका टोकोफेरॉल ही होगा 49 का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी किसका हो जाएगा, तो स्कर्वी विटामिन सी का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी का नस्ल नहीं है, तो बकरी का नस्ल इसमें जो गुरेज नहीं है, बाकी ब्लैक बंगाल, बीटल, पश्मीना ये सभी बकरी का नस्ल है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अति शीतल मीथेन गैस बादल पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण, ऑप्शन नंबर सी। वरुण पर अति शीतल मीथेन गैस का बादल पाया जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक हो जाएगा, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है, तो दूरदृष्टि का कारण नहीं है वो आपका हो जाएगा आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो, एक मिनट, आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला एक क्वेश्चन छूट गया आपका 53 नंबर, कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि के किस में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, तो वो आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है, तो डायोड बल्ब में जो प्रयुक्त किया जाता है तंतु वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तन के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो नॉन स्टिक बर्तन पर के अंदरूनी भाग पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो वो 46% होता है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, धातु और अयस्क का नाम दिया हुआ है, इसमें आपको सुमेलित देखना है, तो सोडियम चिली साल्टपीटर सही है, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी सही है, कोबाल्ट क्रोमाइट ये आपका सही नहीं है। कोबाल्ट धातु का अयस्क कौन सा है, स्मेलाइट है, स्मेलाइट, और टिन का कैल्शियम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। मतदान के समय जो उंगली पर निशान लगाया जाता है ब्लू कलर का, वो जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, और सिल्वर आयोडाइड का किस में होता है, तो वो कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। असम सरकार ने किसे अपना सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है, तो वो रतन टाटा को किए हैं असम वैभव से सम्मानित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण फसल है आपका, बगीचा, फसल, पार्क ये सभी जो है आपका कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होता है, इस क्रिया में जो संपन्न होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन के नाभिकीय संलित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण, ऑप्शन ए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, अधिनियम और वर्ष दिया हुआ है, इसे आपको मिलान करना है, तो 63 में इसमें सबसे पहले मिलान करते हैं। प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 ए का ए है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1946 ये भी सही है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये आपका हो जाएगा 1972, और वायु प्रदूषक निरोधक नियंत्रण 1981, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है, तो वो किया है आसियान के साथ, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय है। भारत के 2 प्रमुख हॉट स्पॉट, एक तो पश्चिमी घाट भी है और दूसरा पूर्वी हिमालय है, तो इसमें आपका पूर्वी हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभियान के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था, तो पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे भी मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें जो है संसदीय विशेषाधिकार ये आपका गलत है, ब्रिटेन से लिया गया है, इसमें जो एक्चुअली 2 ऑप्शन गलत है आपका, एक तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड सही है, और नेक्स्ट दिया हुआ है वित्तीय आपात ये आपका ब्रिटेन से दिया हुआ है, तो वित्तीय आपात का संबंध कहाँ अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपका गलत है, तो इसमें जो 2 है आपका गलत हो जाएगा, एक तो सी भी गलत है और एक ए भी गलत है,
तो इसमें होना चाहिए कि एक से अधिक, जो ऑप्शन आपका नहीं है। तो आप लोग इसे जरा देख लीजिएगा, ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत्य कथन में। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो TX2 से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता। तो भारतीय नागरिकता का अंत भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर नहीं हो सकता, ये इसका करेक्ट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये आर्टिकल 25 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता प्रदान है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन का पहचान करें। तो दिया हुआ है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सभी सदस्यों से चुना जाता है, ये भी सही है। और राज्यसभा के अधिकतम 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा कर सकते हैं, ये आपका कथन, ये आपका सी जो है असत्य कथन है, ठीक है। बाकी डी आपका सही है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जा सकता है, ये आपका कथन सही नहीं है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 76 लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा। 77 में है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के बाहर बुला सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। तो 85वां स्थान भारत का है इसमें, और इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और प्रथम स्थान किसका है, न्यूजीलैंड का है। 3 देश है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम। और यह जो है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, इसका आंसर बता देते हैं। और अगर किसी मैथ का आंसर में आप लोगों को गलत लगे तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हम उसका डिस्कशन आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर 81 का आपका आंसर बी हो जाएगा, और 82 का भी बी हो जाएगा, और 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 85 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 87 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 88 नंबर का हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा नीचे करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 89 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, और 93 का भी हो जाएगा डी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 94 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 का बी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और 97 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा 3 घंटा। और 100 एंड लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा 100 प्रश्न था जो समाप्त हो गया। अगर किसी भी आंसर का आप लोगों को आंसर रॉन्ग लगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे उसे मैसेज कीजिएगा, और उसका हम
आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। कन्फ्यूजन बिल्कुल आप लोग मत रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।